हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे उस पे आंसर शीट पर कैसे लिखना है। मतलब जो आपकी कॉपी आएगी उसमें आपको किस तरीके से लिखना होता है और एग्ज़ाम में आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, आज हम ये जानेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। साथ ही आपको बता दें कि आपको अगर प्रोजेक्ट फाइल बनवानी है, मैटर चाहिए, उसका एलएलबी नोट चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में भी जो भी आपको लीगल मैटर्स वगैरह चाहिए हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखेंगे टॉर्ट का क्वेश्चन। ठीक है, हर सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस तरीके से लिखना होता है। तो आज हम सबसे पहले देख रहे हैं टॉर्ट का। तो देखो यहाँ बता रखा है क्वेश्चन, प्रतिनिधि दायित्व से आप क्या समझते हैं? क्या भारत सरकार अपने कर्मचारियों के द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान किए गए अकृत्यपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी है? निर्णीत वादों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है पूरा। अब देखो, हम सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो सबसे पहले उसको समझना होता है। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे अब प्रतिनिधि जो दायित्व है उसके बारे में लिखना है और साथ ही में इंडिया में उसकी सिचुएशन के बारे में पूछा गया है। और इसमें निर्णीत वाद मतलब इसमें आपको केसेस लॉ भी देने होंगे। ठीक है, अब तीन चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। तो सबसे पहले जब लिखा हुआ ही है प्रतिनिधि दायित्व से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले हमें उसका परिचय देना होता है, उसका अर्थ, परिभाषा, और फिर उसके बाद और क्या क्वेश्चन में मैटर पूछा है वो लिखना होता है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। परिचय में है, सामान्य तौर पर अकृत्यात्मक दायित्व कर्तव्य भंग करने वाले पक्षकार पर डाला जाता है। ठीक है, जिसके भंग के कारण वादी को विधिक क्षति होती है, परंतु कुछ स्थितियों में उस व्यक्ति के ऊपर भी डाला जाता है जिसके द्वारा तथ्यवादी को कोई विधिक क्षति नहीं होती और इसके बिना दोष के दायित्व निर्वहन को प्रतिनिधित्व दायित्व कहा जाता है। ठीक है, तो आपको एक नॉर्मल सामान्य भाषा में या फिर आप अपनी वर्डिंग में भी परिचय दे सकते हो। प्रस्तावना, परिचय, भूमिका एक ही बात होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो प्रतिनिधिक दायित्व का अर्थ। तो उसका आपको अर्थ बताना है कि भैया जब विधि एक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के गलत कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराती है, यद्यपि वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से उस दोष या गलती से स्वतंत्र है, प्रतिनिधि वह है जो दूसरों के लिए कार्य करता है। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो भी बतानी है हमें। नियोजक के दायित्व का अंग्रेजी सिद्धांत अपेक्षाकृत विकसित हुए हैं। ठीक है, अब देखो इस तरीके से आपको मान लो कोई भी क्वेश्चन आए अपकृत्य विधि में, तो आपको इसी तरीके से सबसे पहले उसका परिचय, फिर उसकी अर्थ और परिभाषा, अगर उत्पत्ति से या फिर कोई उसका महत्व है, कोई विशेषता है, इम्पोर्टेंट वर्डिंग है, वो लिखना है। फिर है प्रतिनिधिक दायित्व के आधार। तो आधार क्या क्या है? प्रमुख को उत्तरदायी होने दो, मतलब नियोजित व्यक्ति द्वारा किया गया अपकृत्य स्वामी को दायित्वधीन बनाता है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप बॉक्स में सारे टॉपिक जो भी होते हैं इस तरीके से आप करते हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है, अलग से मतलब हाईलाइटेड दिखता है, देख सकते हो आप। फिर है सेकंड, क्यू फैसिट पर एलियम फैसिट पर से। ठीक है, इस सूत्र का अर्थ है, यदि व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई कार्य करता है तो वह माना जाएगा कि वह कार्य उसने स्वयं किया है। और ये आपको फिर केस लॉ लिख देना है कि भाई इस मामले में ये वाली वर्डिंग है जो कि बताई गई थी। फिर थर्ड, इसी तरीके से आपको यहाँ पे हेडिंग लिख देनी है और ऐसे ही बॉक्स में बंद, और फिर उसके बारे में आपको लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे उसका केस लिख देना है। फिर प्रतिनिधि दायित्व का एक अन्य आधार लोक नीति है। ठीक है, उसके बारे में लिख देना है। अब है दूसरे द्वारा कार्य दोषों के लिए दायित्व। तो जो भारत वाला पूछा गया वो भी इसी से रिलेटेड करता है। तो देखो, अनुसमर्थन द्वारा, संबंध द्वारा, फिर उनकी आपको यहाँ पे जो भी उनकी डिटेल्स है हर टॉपिक की, ठीक है, वो लिख देनी है। इसी तरीके से अगर आप आंसर शीट पे करते हो तो आपके अच्छे नंबर आते हैं हमेशा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो संबंध द्वारा दायित्व। अब देखो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे
देखो एक बार दोबारा देखते हैं हम। यहाँ पे पूछा गया है कि सरकार अपने कर्मचारियों के द्वारा, तो क्या हुआ ये, सरकार मतलब स्वामी और कर्मचारी क्या हो गया उसका, सेवक, ठीक है, उसके द्वारा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखें, देखो स्वामी तथा सेवक को सेवक के लिए किए गए अपकृत्यों के लिए प्रतिनिधिक दायित्व ठहराया जा सकता है, ठीक है। जैसे फिर उसके पॉइंट्स लिख दिए, केसेस लॉ लिख दिए। तो देखो केसेस लॉ भी आपको क्या है, ऐसे बॉक्स में बंद कर सकते हो आप, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे है, फिर दूसरा केस लिख दिया आपने, ठीक है। फिर देखो स्वामी का दायित्व, फिर जैसे उसके बारे में लिख के फिर यहाँ पे आपने केस लॉ लिख दिया। मतलब सारे पॉइंट्स इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने हैं और फिर उनके केसेस लॉ लिखने हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पे निष्कर्ष, मतलब हर क्वेश्चन में जब हम आंसर लिखेंगे तो उसका ये निष्कर्ष, तो अब आप पॉइंट बना लो कि भाई मुझे परिचय में तो ये लिखना है, ठीक है। साथ ही में इसका अर्थ और परिभाषा लिखनी है, केसेस लो ये होंगे, हर पॉइंट के इस तरीके से लिख लो। और फोर्थ मुझे लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष तो क्या है, आप अपनी वर्डिंग में भी दे सकते हो। अगर आप एक बार पढ़ लो और सारे पॉइंट याद भी कर लो तो भी आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की होती है कि अगर हमें AIR या फिर किस ईयर में ये केस आया तो वो हमें याद नहीं रहती। तो देखो एग्ज़ामिनर को भी मोस्टली सभी केसेस की याद तो नहीं होती, तो आप यहाँ तो कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा, जैसे मोस्टली जैसे कुछ केसेस हैं जिनकी फिक्स है, ठीक है, कि जो ईयर हैं वो सभी को याद होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस हैं, ठीक है, और कुछ टॉर्ट के भी जो मोस्टली हाईलाइटेड जिनके थ्रू प्रिंसिपल लेट डाउन हुए हैं उन केसेस की आप याद कर लो ईयर, और बाकी के आप रहने दो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको निष्कर्ष लिख देना है। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सेट करके लिखना होता है। ये माइंड सेट कर लो कि इस तरीके से सारे पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कुछ भी आप एक्सप्लेन करने से पहले सारे पॉइंट एक साथ लिख दो, कि जब बाद में जब आप एक्सप्लेन करने टाइम लिखोगे तो आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है, कि वो कौन सा पॉइंट था, और एक साथ भी लिख दोगे तो उसमें क्या है, अच्छा भी इंप्रेशन पड़ता है एग्ज़ाम में कि हाँ मतलब पॉइंट्स ही देख लेता है कि हाँ इसको सारे याद है, तो उसके थ्रू आपको नंबर भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको सारा पेपर जो है आंसर शीट पे इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हो।